हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी रिवीजन। ओके, इस हफ्ते में हमने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करने वाले हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस पूरे वीक में, हफ्ते में क्या क्या पढ़े उसका रिवीजन। पहले हम मैथ्स की बात करूँ, ठीक है। तो मैथ्स में हमने पहले तो व्हाट इज़ अ सेट, सेट का मीनिंग देखा एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। सुपर रिवीजन। ओके, सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपको मैंने बताया था, ठीक है। व्हाट इज़ अ सेट? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमने ये देखा था। ओके, नेक्स्ट इज सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल, हमें गिवन है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। यह हमें बताना है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। 10 से छोटे और नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं आप सभी को पता है। तो मैं वो कौन से है, 1 3 5 7 9, है ना। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस सेट को एक नाम दे देंगे, सेट ए इज इक्वल्स टू, यह है सेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, जैसे डब्लू जो है वो होल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है, जेड जो है वो इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। एन मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। बस एक रिवीजन के तौर पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है। 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। तो हमने सेट को लिखने के 2 तरीके देखे थे। कौन कौन से थे वो? पहला था रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर मेथड और फॉर्म वी कैन से, और इसका दूसरा नाम टेब्यूलर फॉर्म, टेबुलर मेथड, या फिर इसे लिस्टिंग फॉर्म भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो था वो था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दूसरा जो था वो था सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, और या फिर हम इसे रूल मेथड भी कहते हैं। तो इस रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? लिस्टिंग होता है, एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो कैसे, मतलब ये देखिए, ये जो एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सेम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, और आपको बोला जाएगा कि लिस्ट करो या फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको ऐसे करना है। तो यही है रोस्टर फॉर्म बेसिकली, ठीक है। आया समझ में? और सेट बिल्डर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो है ये जो है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब क्या, अभी मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर देखिए, सेट ए इज इक्वल्स टू, हमें दिया है AEIOU, ठीक है। अब हमें पता है AEIOU क्या है, वोवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, इसे स्टेटमेंट फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को। तो अगर मुझे इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो मैं सिमिलर कैसे लिखूँगा? सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स, सिंस एक्स इज अ वोवल इन, और ऑफ लिख सकते हो, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऐसे लिखने का, तो यही है बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, या फिर वी कैन से स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आया समझ में? तो ये थे 2 मेथड्स सेट को लिखने के। होप कि आपको समझ आ गए होंगे ईच इन डिटेल। एक को हमने डिटेल में पढ़ा था, सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए, ठीक है, इसके, और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो अगर आपको जानना है एक्सरसाइज का तो वो वीडियो देख लीजिए। और कल ही हमने सेकेंड लेक्चर भी पढ़ा था जिसमें हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था। एम्प्टी सेट यानी जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अब गाइस, एलिमेंट क्या है? तो फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल ले लूँ, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 जैसे 1 3 5 7 9। तो गाइस, ये जो 1 3 5 7 9 है वो सेट ए के एलिमेंट्स है, ठीक है। अनदर एग्जांपल AEIOU, ठीक है। ये जो है, इसको मैं सेट बी नाम दे दूँ तो सेट बी के एलिमेंट्स है AEIOU। तो ये होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो एम्प्टी सेट यानी ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होते, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट्स में ऐसे, और इसका जो सिंबल है वो है ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है फाइनाइट सेट।
अब जब मैं फाइनाइट सेट की बात करता हूँ तो अ सेट विच इज़ काउंटेबल, ठीक है, ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट की मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब मैं फाइनाइट सेट का एग्जांपल बोलूँ तो जैसे अभी मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। तो सेट हम लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो ये सारे लिख सकते हैं हम और इसको सेट बना सकते हैं। काउंटेबल है, 12 है तो 12 काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो है फाइनाइट सेट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल डेज ऑफ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, हम सभी को पता है, तो ये भी काउंटेबल है, तो इट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये भी जो है फाइनाइट सेट हो गया। अब इनफाइनाइट सेट के अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे अब होता है ना सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है, W डिनोट किया जाता है होल नंबर्स को, मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताया था, याद रखिए, ठीक है। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स में क्या पूरा 0 से चालू होता है, तो 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा वो, ठीक है, ओके। तो ये आपको मैंने बताया था। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात करूँ तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जब मैं बोलूँ तो वो भी 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 ऐसे डॉट डॉट ऐसा हो सकता है, 0 से भी चालू हो सकते हैं। तो ये पूरे जो है इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और भी कई एग्जांपल्स देखे थे हमने एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ यूनिट सेट। अब जब मैं यूनिट सेट की बात करता हूँ तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वापस से बता देता हूँ। तो यूनिट सेट जो है ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ x जो एक ऐसा नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 3, तो ऐसा नंबर है, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है, तो इसका मैं सेट बनाऊंगा तो इट इज़ इक्वल टू सेट C नाम दे देता हूँ। तो इसके पास एक ही एलिमेंट है ना, तो एक ही एलिमेंट है मतलब ये यूनिट सेट है, ठीक है। यूनिट सेट या फिर इसे सिंगलटन सेट भी कहा जाता है, ठीक है, सिंगलटन सेट भी कहा जाता है, याद रखिए ये, ओके। तो ये यूनिट सेट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो है वो है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या है, इक्वल सेट अभी इक्वल तो आपको पता है, जो जिसके पास देखिए इक्वल सेट यानी सेट ए के एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेट बी के एलिमेंट, ठीक है। दोनों सेट के पास ए और बी के पास दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए सेट ए के पास 1 2 3 4 एज ए एलिमेंट है और सेट बी के पास 3 4 1 2 एज ए एलिमेंट है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 3 4 4। तो यहाँ पर सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो एक्जैक्टली सेट बी के भी एलिमेंट्स है, वेदर दे ऑर्डर कुछ भी हो जाए, ठीक है। उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो वो तो हो ही जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आराम से सेम हो जाते हैं। कैसे आप देख लीजिए, आप खुद ही समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब जब मैं इक्विवेलेंट सेट की बात करता हूँ तो इक्विवेलेंट सेट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, ठीक है। मतलब क्या, अभी मान लीजिए यहाँ पर सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी जो है वो है 3 2 1, ठीक है, सेट बी जो है वो है 3 2 1, ओके। तो यहाँ पर A इज़ इक्विवेलेंट टू B, ठीक है, तो यहाँ पर A इज़ इक्विवेलेंट टू B इस केस में, ठीक है, आया समझ में। एंड एक्सरसाइज 1.2 जो है हमने सॉल्व की थी, अगर आपको वीडियो देखना है पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने मैथ्स में पढ़ी थी, ठीक है, एक शॉर्ट में रिविज़न करा दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे देखिए अभी अब मैं केमिस्ट्री पे आता हूँ। तो हमने केमिस्ट्री के लेक्चर में बेसिकली क्या पढ़ा था, देखिए पहले तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है, और गाइस हमने देखा था रोनाल्ड हॉफमैन का जो स्टेटमेंट है, रोनाल्ड हॉफमैन, ठीक है, रोनाल्ड हॉफमैन ने जो स्टेटमेंट लिखा था उसके बारे में हमने देखा था कि केमिस्ट्री क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस हमने देखा था केमिस्ट्री। जो रोनाल्ड हॉफमैन ने जो स्टेटमेंट कहा था उसके मुताबिक
केमिस्ट्री क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। और उसने कहा था कि ये कोई एक एलिमेंट से सिर्फ 100 या 100 एलिमेंट्स नहीं बना सकते, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स जो भी हो, ठीक है। तो ये हमने देखा था। फिर केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखा था। फिर हमने देखा था ये ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के टोटल कितने ब्रांचेस है गाइस? 4 ब्रांचेस है, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर फिज़िक्स, ओके, और एक आता है जिसका नाम है जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, ओके। तो ये 4 ब्रांचेस हमने देखे थे, वहाँ पर गिवन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में पढ़ी थी। नेक्स्ट जो है वो है मैटर। अब हमने मैटर के बारे में देखा था। तो मैटर क्या होता है गाइस? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। कोई भी ऐसा वस्तु, ऐसी वस्तु जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो जैसे क्या, अब देखिए, जैसे अभी आप खुद भी जहाँ बैठे हो, तो चेयर पे बैठे हो, तो आप कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो वो भी एक मैटर है, ठीक है। अब जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ वो पेन भी एक मैटर है, ठीक है। जिस पेंसिल से मैं लिख रहा हूँ वो भी एक मैटर है, ठीक है। पेन, पेंसिल जो भी हो, ठीक है। अब आया समझ में? तो ऐसा लैपटॉप, पीसी, जो भी चीज़ हो, लैपटॉप, पीसी, चेयर, टेबल, वो सारी चीज़ें क्या है? मैटर है, ठीक है। होप आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखिए 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देखा था। क्या था वो? क्या थे वो? SOLID, सॉलिड, नेक्स्ट इज लिक्विड एंड गैस। तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या, ठीक है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लेक्चर्स देख लीजिए केमिस्ट्री का, वो अपलोड हो चुका है, ठीक है, मतलब प्रीमियर हो चुका है पूरा उसका, ठीक है। सॉलिड की जब मैं बात करूँ तो उसके जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स की मैं बात करूँ तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड टाइटली पैक्ड नहीं होते, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, हाँ, ये याद रखिए, बहुत ही सिंपल है गाइस। और गैस तो दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर होते हैं, आराम से वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकते हैं। तो अभी ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अभी जबकि बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं तो वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। लिक्विड जो है वो भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड उनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। और जब मैं गैस की बात करूँ तो वो तो एकदम फ्रीली घूम सकते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो ये थे 3 कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ, ठीक है, आप चाहिए तो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ गैसेस। अब इंटर कन्वर्जन में हमने देखा था जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वो हमने देखा था। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या कहते हैं वो देखा था। क्या कहते हैं गाइस बताइए? अब मैं बताता हूँ, देखिए, ठीक है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब हम उस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो जब लिक्विड जो है वो जब गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है, वेपराइजेशन, ओके। एंड जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन। और जब सॉलिड जो है ना, सॉलिड वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बारे में आपने क्लास 9 में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंज इनटू लिक्विड वी कॉल दिस प्रोसेस एज सब्लिमेशन, ठीक है। आया समझ में? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो हमने मैटर को क्लासीफाई किया था, तो 2 टाइप्स थे उसके, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस, है ना। मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस थे। और मिक्सचर्स के 2 टाइप थे जो थे होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हमने पढ़े, ओके। देखिए आप अभी नेक्स्ट देखिए, तो हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर दोनों का डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी थी। तो मैं अभी पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि मिक्सचर क्या है ना। मिक्सचर के बारे में बताना ही भूल गया मैं तो देखिए मिक्सचर क्या है। मिक्सचर
मतलब अभी आप समझ सकते हो मिक्सचर, दो चीज़ का मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन आप हम बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस और थिंग्स वी कैन से, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखिए, अब जैसे मैं टी बोलूँ तो चाय पीते हो आप सब, टी जो है वो भी मिक्सचर है ना, मिक्सचर है, चाय डालते हो, मिल्क डालते हो, शुगर डालते हो, शक्कर डालते हो, है ना, तो वो मिक्सचर है इन सारी चीज़ों का। तो मिक्सचर जो है कॉम्बिनेशन है टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस के। तो प्योर सब्सटेंसेस जो है वो मेनली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, विच में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं वो, एनी रेशियो, कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं है उनका, ठीक है, आया समझ में। तो ये होता है मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब जब मैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करूँ तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिफरेंटली विजिबल होते हैं, मतलब थ्रू आउट द बल्क पूरे एरिया में उनका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल नहीं होता, ठीक है। और जब मैं होमोजीनियस की बात करूँ तो उसमें इक्वल कंपोनेंट्स होते हैं थ्रू आउट द बल्क, पूरे एरिया में इक्वल जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब जब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स बोलूँ तो जैसे मैं कह सकता हूँ एलॉयस, ठीक है, एलॉयस कह सकता हूँ, या फिर शुगर वाटर सोल्यूशन, ठीक है। और हेटेरोजीनियस की मिक्सचर की अगर मैं एग्जांपल्स बोलूँ तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पल्सेस के मिक्सचर को हम कह सकते हैं, फिर शुगर सॉल्ट मिक्सचर, ठीक है, शुगर सॉल्ट मिक्सचर के। तो ये सारी चीज़ें। अब प्योर सब्सटेंसेस की जब मैं बात करूँ तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, एक ही टाइप का पार्टिकल से बने होते हैं, वो हम उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या है, अब देखिए एलिमेंट्स देखिए अभी, तो देखिए यहाँ पर आपने क्लास 10th में बहुत सारे एटम्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पूरा 20 या 30 एलिमेंट्स आपको याद किए होंगे। तो गाइस ये सारी चीज़ें एलिमेंट होते क्या है, तो एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके पास एटम्स ही होते हैं, ठीक है, एटम्स ही होते हैं, और एटम्स के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है, आया समझ में। तो एलिमेंट क्या है, अगर मैं परफेक्ट डेफिनेशन बताऊं तो एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस which consists of only atoms that all have same number of protons in their nuclei, ठीक है। अब अगर मैं केमिकल कंपाउंड्स की जब मैं बात करता हूँ तो केमिकल एलिमेंट्स कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये हमने टेक्स्ट बुक में से देखा था कि अगर मैं केमिकल एलिमेंट्स की बात करूँ तो उनको मैं सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता हूँ, ओके। केमिकल प्रोसेस द्वारा सिंपलर सब्सटेंसेस में मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता केमिकल मीन्स को लेकर, लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर अप्लाई करूँ तो मैं तोड़ सकता हूँ उन्हें, ठीक है, आया समझ में। तो ये था एलिमेंट्स, ठीक है। अब जब मैं कंपाउंड्स की बात करूँ, अब देखिए अभी देखिए यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ज़रा इरेज कर देता हूँ इसे, ओके। तो अब जब मैं कंपाउंड्स की बात करता हूँ तो मैंने आपको लेक्चर्स के टाइम पे एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, H2O का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक और हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो इनको लेकर जो फॉर्म होता है कंपाउंड वो क्या है, H2O फाउंड होता है, H2O आता है, ठीक है। तो ये H2O क्या है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ है। आ रहा है समझ में कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड क्या है, ऐसे ही जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है, मतलब अ कंपाउंड इज़ अ मटेरियल विच इज़ फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है। हाइड्रोजन, अभी CO2 भी सेम, CO2, ठीक है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है, इनको अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये हमने पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लास 10th में, तो इनको मैं कंबाइन करूँ तो हो जाएगा CO2 क्या है, कंपाउंड है विच इज़ फॉर्म बाय टू और मोर एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये था कुछ कंपाउंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको, यही है हाइड्रोजन, CO2, H2O, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, आया समझ में। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी केमिस्ट्री के लेक्चर में। अब फिज़िक्स पे आते हैं, ठीक है।
फिजिक्स के लेक्चर में हमने तो पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दिया था। ओके, वी हैव फिनिश्ड 1 चैप्टर। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था फिजिक्स से रिलेटेड। मेन पॉइंट था वो था फिजिक्स जो है वो पूरा नेचर से रिलेट हुआ रहता है। ठीक है, फिजिक्स इज नथिंग बट अ नेचर। आ रहा है समझ में? तो ये मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ठीक है, अब 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स के हमने 2 प्रिंसिपल पढ़े थे, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या है? जब मैं यूनिफिकेशन की बात करता हूँ ना, जब मैं यूनिफिकेशन की बात करूँ तो मतलब अभी देखिए, अब देखिए तो यूनिफिकेशन में क्या होता है। अब मान लीजिए इतना बड़ा कंसेप्ट है, तो इसको मैं कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट्स में डिवाइड करूँगा। ठीक है, और कुछ लॉस बनाऊंगा और वो लॉ के बेसिस पर मैं ये पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो इस प्रोसेस को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। आया समझ में? यही होता है यूनिफिकेशन बेसिकली। ठीक है, अब आप एग्जांपल पूछोगे तो मैंने आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है ग्रेविटेशन का। अभी तो ग्रेविटेशनल का जो कंसेप्ट है जो कि न्यूटन ने लाया था ग्रेविटेशन का, वो तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो कोई छोटा कंसेप्ट थोड़ी है, बहुत बड़ा है। तो अभी उसको कुछ कंसेप्ट एंड लॉस में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर मोशन ऑफ मून, ठीक है, सिमिलरली मोशन ऑफ मून की जब मैं बात करूँ, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, पृथ्वी पर मोशन ऑफ मून। ठीक है, फिर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है, सन के भीतर प्लैनेट्स का मोशन, ये सारी चीज़ें जो है एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आया समझ में? अब रिडक्शनिज्म क्या है? तो गाइस रिडक्शनिज्म जो है यूनिफिकेशन का उल्टा है। अब यूनिफिकेशन क्या है? पूरे डाइवर्स फेनोमेना को डिवाइड करता है, और ये जो डिवाइडेड है, अब ये 1 2 3 ये 3 लॉस है, 3 डिवाइड है, तो इनको एक ही बना के वो पूरा कंसेप्ट बनाएगा, वो होता है रिडक्शनिज्म। ठीक है, वो होता है रिडक्शनिज्म। ठीक है, आया समझ में? तो ये होता है रिडक्शनिज्म। ओके, नाउ स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में मैंने आपको क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है उसका इंट्रोडक्शन बताया था ज़रा। फिर थर्मोडायनेमिक्स आता है ना, उसमें थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूडेड है। तो इसमें मैंने आपको बताया था थर्मो का मतलब क्या है, हीट है। ठीक है, डायनेमिक मतलब कुछ चेंजेस आना, ठीक है, कन्वर्जन होना, ये सारी चीज़ें। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या, हीट चेंज है ना। तो इसके बारे में बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक डोमेन। तो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक जो है वो जो लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और ये जो मैक्रोस्कोपिक है वो तो बेसिकली एटम्स मॉलिक्यूल से रिलेट करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था। फिर मैंने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच का रिलेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो है फिजिक्स को राइज देता है। ठीक है, यह है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी कभी कभी फिजिक्स को राइज देता है, और कभी कभी उल्टा हो जाता है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी को राइज दे देता है। और इसके जो बेनिफिट्स आते हैं, फ़ायदे होते हैं, वो सारे बेनिफिट्स जो है वो सारे सोसाइटी को मिलते हैं। ठीक है, एंड इस बेनिफिट्स डायरेक्टली गोज टू सोसाइटी। तो ये पूरा टेबल के माध्यम से आपको समझाया था मैंने। ठीक है, नाउ 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हमने पढ़े थे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये 4 जो फंडामेंटल फोर्सेस है इसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको, और ये इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिराइव कैसे हुआ है, देखिए कैसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स। तो 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आया समझ में? तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखिए, तो ये डिराइव कैसे हुआ है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का जो इफेक्ट है वो इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल मतलब क्या, इनसेपरेबल मतलब जो कभी भी सेपरेट नहीं होगा।
विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आया समझ में? ओके। तो नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखिए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करता है, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, बाइंड करता है, बाइंड करता है, ठीक है, टुगेदर, जोड़ता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स अगर नहीं होगा तो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो होता है, ठीक है। एक मिनट में सिर्फ कर दूं, ठीक है। तो न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए जो फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अभी स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की जब मैं बात करता हूँ ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब क्या, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करूँ तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करूँगा तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रॉन्गर है, मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वो वीक ही है, ठीक है। और फिर एनर्जी के रिलेटेड कंसेप्ट, कुछ रिलेटेड कंसेप्ट जैसे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, कुछ इंट्रो दिया था, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया था हमने फिजिक्स का, ठीक है। आगे देखते हैं अब बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी में हमने पहले तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, वो एक साइंस का ब्रांच है ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, वो हमने देखा था, है ना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखा था कि इस धरती पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके फीचर्स है। फिर हमने क्लास 10th का थोड़ा सा रिकॉल किया था कि हम कैसे मान ले कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग, तो वो है मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट की मदद से हम ये जान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने व्हाट इज़ लिविंग देखा था, लिविंग आखिर है क्या, ओके, क्या है देखिए। तो जब मैं लिविंग की बात करता हूँ ना, तो बेसिकली उसमें क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो उनकी मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कौन कौन से है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल देखिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ठीक है। और ये एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का, रेस्पॉन्ड टू सराउंडिंग और वी कैन से इन्वायरमेंट और आल्सो वी कैन से नेचर, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हमने देखा था। ग्रोथ जो है बेसिकली प्लांट्स में, एनिमल्स में होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, दो टाइप्स के हमने देखे थे। मेटाबॉलिज्म है वो भी प्लांट्स एनिमल्स में होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होता है अमीबा, ये सारी चीज़ों में। कॉन्शियसनेस, कितना कॉन्शियसनेस है, ठीक है। कॉन्शियसनेस में हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था कि मान लीजिए एक पेशेंट है, ठीक है, अगर एक पेशेंट है जो कि कोमा में है, तो अभी बहुत सारे मशीन है हमारे पास जो कि हार्ट एंड लंग्स को रिप्लेस करते हैं, तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनको हम लिविंग माने या नॉन लिविंग, इस पर एक क्वेश्चन खड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में एग्जांपल एक गिवन था एनसीईआरटी में, वो मैंने पढ़ा के आपको समझाया था। तो ये क्या है, इस सवाल का जवाब आप आगे चलकर जब आप बड़े हो जाओगे तभी आपको मिलेगा। तो ये अभी हमने बोला था। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने देखा था। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या, देखिए। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब देखिए, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। यही है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी। इसको हमने डिफाइन किया था बायोडाइवर्सिटी को कि द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमने फिर इसको पूरा डिटेल में देखा था आपने, ठीक है। अब जब मैं नोमेनक्लेचर की बात करूँ तो नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग, मतलब जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है उनको हमने नाम कैसे दिया। जो हम टाइगर जो है
टाइगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको ये नाम कैसे मिला उसके बारे में देखा था हमने, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन, हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो जब तक हमें उसका नाम नहीं पता, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं पता, तब तक हमने ये नहीं जान सकते कि वो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है। अब जब तक हमें टाइगर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता नहीं थे, जैसे टाइगर बहुत खतरनाक है, उसकी स्किन ऐसी है, उसमें थोड़े ब्लैक थोड़े डॉट्स होते हैं, ठीक है, उसकी आंखें डरावनी होती है, जब तक हमें ये सब पता नहीं था तब तक हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हाँ वो टाइगर है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, तो ये बेसिकली किसने डिराइव किया था? कार्लस लिनियस ने डिराइव किया था, ये हमने देखा था, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, वो है जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। फिर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, फिर नोमेनक्लेचर के जो मतलब नेमिंग देने के यूनिवर्सल रूल्स देखे थे, ठीक है। क्या है वो देखिए, पहला जो रूल है कि वो जो बाइनोमियल नेम्स हैं वो बेसिकली लैटिन के होते हैं और उनको लिखा जाता है एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्ड्स है वो लैटिन उसकी ओरिजिन होती है उन वर्ड्स की, और उनको लिखा जाता है इटैलिक्स में, ठीक है। आया समझ में? ये था पहला फीचर। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है ना बाइनोमियल नेम का, अब जैसे मैंगो का एग्जांपल देखा था हमने, मैंगो का क्या था? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो अब इसमें ये जो फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा, वो हमें क्या बताता है? जीनस के बारे में बताता है, और ये जो इंडिका है वो एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ है, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीशीज़ यानी वो है स्पेसिफिक एपिथेट, ये हमने देखा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जब हम इन दोनों वर्ड्स को हैंड रिटन लिखते हैं तो स्पेशली इनको अंडरलाइन करते हैं। क्यों? ये बताने के लिए कि इनकी जो ओरिजिन है वो लैटिन है और इनको इटैलिक्स में लिखा गया है, ठीक है। आया समझ में? चौथा एक और है, चौथा तो बहुत सिंपल है कि जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड है वो बेसिकली कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और बाकी सब स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है। ये है फोर्थ वन, यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंगीफेरा एम कैपिटल में लिखा गया, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। आया समझ में? आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो अभी मैंने बताया था कि इस धरती पर, अर्थ पर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है धरती पर। तो अब हम उसे इतने आसानी से तो नहीं पहचान सकते, तो उसके लिए हमने क्लासीफाई किया उन्हें, ठीक है, क्लासीफाई किया। तो पूरा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर हमने टैक्सोनॉमी के बारे में देखा था कि जो स्पीशीज़ है वो स्पेसिफिक टेक्सास को बिलोंग करते हैं, और उस टेक्सा को जो ग्रुप है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक्स के बारे में देखा था कि सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इस धरती पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो जब मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ तो ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपके दिमाग में आते हैं। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन बोल के एनिमल के आएंगे, ऐसा तो नहीं है, एनिमल बोलूँगा तो एनिमल के, ठीक है। तो ये हमने सिस्टमैटिक तक पूरा कंप्लीट कर लिया था बायोलॉजी के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो गाइज यहाँ तक ही हमने पढ़ा था। तो आज का जो रिवीजन का लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है, ठीक है। पूरे वन शॉट वीडियो था ये, एक ही बार में पूरे सारा जो हफ्ते हमने जो भी पढ़ा वो सारा रिवीजन करा दिया मैंने, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये चारों सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब और गाइज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो होने वाला है हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। तो मैंने आपको हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली में बताया था, 10 टिप्स दिए थे, ट्रिक्स दिए थे कि आपको मतलब मैं तो नोट्स प्रोवाइड करूँगा लेकिन आपको खुद को भी नोट्स बनाना है, ये मैंने आपको बेसिकली बताया था। तो गाइस कैसे बनाते हैं इफेक्टिवली वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अब उसी पर काम चालू है। तो गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ गाइस, ओके बाय।